अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल में आप सबको खुशामदीद। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में बात करेंगे मज़मून नवीसी की। जी हाँ, मज़मून नवीसी आपकी सबसे बड़ी मुश्किल। मैं जानती हूँ कि अक्सर बच्चों को मज़मून लिखने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। जब भी उन्हें कोई मज़मून लिखना हो तो उन्हें समझ ही नहीं आती कि हम इस उन्वान पर क्या लिखें। उनके जहन में उन्वान से मुतालिक कोई ख़ास बात नहीं आती। तो इस मसले के आसान से हल के साथ उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल हाजिर है। जी तो जब भी आप मज़मून लिखें तो उसके लिए कुछ असूल मद्देनज़र रखें, कुछ एक तरीक़ाकार पर अमल करें तो आप बआसानी मज़मून नवीसी में महारत हासिल कर सकेंगे। एक अहम बात आपसे शेयर करती चलूँ कि मज़मून लिखने के लिए आपके पास वसी ज़ख़ीरा अल्फाज होना चाहिए, बहुत सी मालूमात होनी चाहिए। तो ये सब कैसे होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका उर्दू का ज़ख़ीरा अल्फाज और मालूमात कम क्यों हैं? नहीं सोचा? चलें मैं बताती हूँ। ये इसलिए है कि आजकल बच्चे उर्दू की किताबें बहुत कम पढ़ते हैं। उर्दू की कहानियाँ, उर्दू की किताबें, उर्दू के रसाले, उर्दू अखबार, ये सब पढ़ने से आपका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ता है, लेकिन आप इनकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते। ज़्यादातर बच्चे अंग्रेज़ी नावल्स और अंग्रेज़ी किताबें और कहानियाँ वगैरह पढ़ते रहते हैं, इसलिए आपकी उर्दू ज़रा कमज़ोर रह जाती है। तो जनाब, इस कमज़ोर उर्दू को ज़रा ताकतवर बनाने के लिए इस वीडियो को गौर से देखिए और समझिए। चलें तो अब हम बात करते हैं आज के सबक की, मज़मून नवीसी। मज़मून नवीसी क्या है? मज़मून नवीसी असल में अपने ख़यालात और मालूमात को एक मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करने का नाम है। आपके पास जो भी मालूमात हों उनको एक तरतीब और तवाज़न से लिखने का नाम मज़मून नवीसी है। जितना आप अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों पर, इर्द गिर्द के हालात व वाक़यात पर गौर करेंगे, उतना ही आपकी सोच वसी होती चली जाएगी। अपने अंदर किताबें पढ़ने का शौक़ पैदा करें, इससे आपको मज़मून नवीसी में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि अगर आपके पास कोई मालूमात होंगी तो आप उन्हें लिख सकेंगे ना। अगर आपके पास किसी चीज़ के बारे में मालूमात ही नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मज़मून लिखने के तरीक़ाकार की। मज़मून लिखने का तरीक़ाकार, इसमें 4 बातें बहुत अहमियत की हामिल हैं। सबसे पहले है ख़यालात, अल्फाज, इमला और तरतीब। मज़मून शुरू करने से पहले या मज़मून लिखने से पहले कुछ हदायत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। मज़मून लिखने से पहले जो भी आपको उन्वान दिया गया है उसके बारे में अच्छी तरह सोचें और उन तमाम बातों को एक तरतीब के साथ सफ़े पर लिखें। और यानी कि मज़मून लिखते हुए तरतीब का ख़याल ज़रूर रखें। यानी आपके पास अगर आपको किसी भी मौजू पर कुछ लिखने के लिए दिया गया है तो आपके पास उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, ताकि आप अपने ख़यालात को एक मुनासिब अंदाज से अपने इम्तिहान में या अपने टेस्ट में लिख सकें। तो इसलिए जब भी आप मज़मून लिखने लगें तो पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच लें कि आपने इसमें क्या लिखना है। जब भी आप मज़मून लिखें तो मज़मून को पैराग्राफ बना बना कर लिखें। कभी भी बहुत लंबा मज़मून जो है वो एक ही सफ़े पर मत लिखें। जो भी लिखना हो सादा और छोटे जुमलों में लिखें, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें कि आपकी इमला की गलतियाँ ज़्यादा हों। अगर आपके जुमले छोटे छोटे और सादा होंगे तो उनमें इमला की गलत का इम्कान बहुत कम होगा। और कभी भी अपने मज़मून में कोई गलत बात या वाक़या लिखने से गुरेज़ करें, क्योंकि अगर आप कोई गलत बात या वाक़या लिखेंगे तो उससे आपके मज़मून का तासुर अच्छा नहीं रहेगा।
मजमून लिखते हुए एक बात को बार बार ना दोहराएं। एक पैराग्राफ में अगर आपने एक दफ़ा कोई बात लिख दी है तो दूसरे पैराग्राफ में उसको दोहराने से गुरेज करें, क्योंकि इससे भी मजमून का तासुर अच्छा नहीं रहता। और आप जो कुछ भी लिख रहे हैं नहायत सोच समझ कर लिखें, ताकि आपको बार बार काटना ना पड़े। जब आप बार बार कटिंग करते हैं तो एक तो आपकी लिखाई गंदी हो जाती है, दूसरा पढ़ने वाले को ये तासुर मिलता है कि आपको तो इसके बारे में कुछ मालूमात ही नहीं है, आपको इमला ही नहीं आती, आप कुछ नहीं लिख पा रहे अच्छे तरीके से। तो इसलिए पूरी एहतियात से थोड़ा उसको वक्त दें और सोच समझ कर लिखें, ताकि आपको बार बार कटिंग ना करनी पड़े और आपकी इमला की गलतियां कम से कम हो। जब आप खुश खत लिखेंगे तो उससे आपके मजमून पर बहुत अच्छा तासुर पड़ेगा। इसके अलावा एक बहुत अहम बात है कि जब भी आप कोई मजमून लिखने लगें और आपको कोई उन्वान दिया गया है तो आप पहले उसके बारे में सोच विचार कर लें और अपने तमाम अहम नकात जो हैं उनको एक कागज़ पर एक साइड पे लिख के रख लें, और फिर उन नकात को सामने रखते हुए, उन नकात को मद्देनज़र रखते हुए पैराग्राफ्स की शक्ल में अपने मजमून को मुकम्मल करें। अगर आपको कोई उन्वान मुश्किल लग रहा है तो आप उससे मुतालिक कोई तस्वीर अपने जहन में लाकर सोचें कि फ़लाँ जगह पे मैंने ये तस्वीर देखी थी, या मैंने इसके बारे में कोई कहानी पढ़ी थी, कोई ड्रामा देखा था, या अपनी किसी निसाबी कुतब में से आपको अगर आपके जहन में आता है कि इसके बारे में आपने कोई मालूमात हासिल की थी, तो उन तस्वीरों को मद्देनज़र रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बना लें और उन पॉइंट्स को सामने रखते हुए फिर आप अपना मजमून मुकम्मल करने की कोशिश करें। अगर आप इन नकात पर अमल करेंगे, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं कि आप एक अच्छा मजमून ना लिख सकें। चलें जी, अब हम आगे बात करते हैं। मजमून के मुताबिक कोई शेर या हदीस याद हो तो ज़रूर लिखें, यानी कि अपने शेर मजमून लिखते हुए अगर आप उसमें किसी शेर का हवाला देना चाहते हैं, किसी कुरानी आयत का तर्जुमा लिखना चाहते हैं, या आपको उससे मुतालिक कोई हदीस याद है, जैसे अगर आपको इल्म के फ़ायदे के बारे में मजमून लिखना है तो इल्म के फ़ायदे के बारे में तो बहुत सी कुरानी आयात और अहादीस का तर्जुमा मौजूद है। तो अगर आपको इस तरह की कोई शेर या हदीस याद है तो आप उसको अपने मजमून में ज़रूर शामिल करें, उससे आपके मजमून का तासुर बहुत अच्छा होगा। मजमून को साफ़ और खुश खत लिखें, यानी मजमून लिखते हुए अपनी लिखाई का भी ख़ास तौर पर ध्यान रखें। बार बार लफ्ज़ों को मत काटें और अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से लिखें। और सबसे आखिरी पॉइंट है कि लिखने के बाद अपने मजमून को एक बार ज़रूर पढ़ें। इससे एक तो आपकी इमला की अगलात दुरुस्त हो सकती हैं, दूसरा आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि आपने मजमून कैसा लिखा है, और इससे आपके मजमून में और ज़्यादा निखार पैदा होगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मजमून के हिस्सों की। किसी भी मजमून के सबसे अहम हिस्से जो हैं वो 3 हैं, यानी मजमून के 3 अहम हिस्से होते हैं, जिनमें के शामिल हैं तमहीद, नफ्स मजमून, इख्तितामिया। तमहीद को आप इंग्लिश में स्टार्टिंग कहते हैं, नफ्स मजमून को आप कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, और इख्तितामिया को आप इंग्लिश में एंडिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने मजमून को कैसे शुरू करते हैं, उसकी इब्तदाई सतूर कैसी हैं, उसका दरमियानी हिस्सा कैसा है, उसमें आपने क्या लिखा है, और फिर आपने उसको इख्तिताम कैसे दिया है, उसको ख़त्म कैसे किया आपने अपने मजमून को। और कोई भी मजमून लिखते वक्त ये 3 हिस्से बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमेशा अपने मजमून को इन 3 हिस्सों के मुताबिक तकसीम करके फिर लिखें, तो ये आप बेहतरीन मजमून लिख पाएंगे। तमहीद, नफ्स मजमून और इख्तितामिया। इस तरह आप मजमून थोड़ा लंबा भी लिख सकेंगे और उसका तासुर भी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं तमहीद की, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। मजमून का आगाज़ किन लफ्ज़ों में होगा, मजमून का तारुफ कैसे पेश किया जाएगा। असल बात शुरू करने से पहले तमहीद बांधी जाएगी, इससे बात का तासुर अच्छा होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको किसी उन्वान पर कोई मजमून लिखने के लिए दिया जाए तो आप डायरेक्ट उस पर लिखने की बजाय पहले उसका थोड़ा सा तारुफ पेश किया जाए। इसकी मिसाल ऐसे पेश की जा सकती है कि जैसे आप किसी से मिलने जाते हैं और आपको उनसे कोई काम है, तो आप जाते साथ ही वहाँ पहुँचते ही अपना काम नहीं बयान कर देते, आप पहले जिस
इंसान से मिलने जाते हैं, जिस शख्स से मिलने जाते हैं, आप जाकर उनसे सलाम दुआ करते हैं, उनका हाल अहवाल पूछते हैं, जवाबन वो आपका हाल अहवाल पूछते हैं। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद फिर आप असल मौजू की तरफ आते हैं कि आप उसके पास किस काम के साथ आए, किस काम के लिए आए थे। तो इस तरह इस चीज़ को कहते हैं तमहीद बांधना। तो ऐसे ही जब आपको कोई मजमून लिखने के लिए दिया जाए तो उसकी तमहीद बहुत ज़रूरी है, यानी फ़ौरन ही असल बात ना शुरू कर दी जाए, बल्कि पहले थोड़ा सा उसका तारुफ पेश किया जाए। और ये तारुफ 4 से 5 लाइनों का काफ़ी होता है और उससे आपका एक अच्छा सा पैराग्राफ भी बन जाता है, आपकी एक अच्छी सी स्टार्टिंग हो जाती है और फिर आप अगले नफ्से मजमून की तरफ जा सकते हैं। अगला आपका पॉइंट है नफ्से मजमून कॉन्टेक्स्ट, और ये आपके मजमून का सबसे अहम हिस्सा है। इसके बगैर आप अपने मजमून को अच्छे तरीके से पेश कर ही नहीं सकते। यानी कि जब आपने अपने दिए गए उन्वान की तमहीद बांध ली है, उसका तारुफ पेश कर दिया 4 से 5 लाइनों में, तो उसके बाद आपने अपने असल मौजू पर आना है। यानी कि आपने बताना है कि आपको किस उन्वान पर बात करनी है और उस उन्वान से मुतालिक आपके पास कौन कौन सी मालूमात हैं। तमहीद के बाद असल बात शुरू की जाएगी, उन्वान से मुतालिक तमाम मालूमात और हक़ाइक़ बयान किए जाएंगे। ख़यालात को एक तरतीब से लिखा जाएगा और इसके आप कम अज़ कम 3 पैराग्राफ लिखेंगे। अगर आप इन नकात को जहन में रखेंगे तो आप एक बेहतरीन मजमून तख्लीक कर सकेंगे। और उन्वान से मुतालिक जो कुछ आपको पता है वो आप अहम नकात की सूरत में लिखकर अपने पास भी रख सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो नफ्से मजमून के बाद बात आती है इख्तितामिया की, यानी एंडिंग की, कि जब आपने तमहीद बांध के अपना मजमून शुरू कर लिया है, नफ्से मजमून में जो भी मालूमात आपके पास मौजूद थी उनको आपने अपने कॉपी पे या सफ़े पर लिख लिया है, तमाम मालूमात को अच्छी तरह से आपने वजाहत कर दी है, जो जो आप कहना चाहते थे अपनी बात आपने पूरी कर ली है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने मजमून को इख्तिताम की तरफ ले आना है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि नफ्से मजमून लिखने के बाद बात को फ़ौरन ख़त्म ना करें, यानी कि एकदम उसका इख्तिताम मत कर दें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ आएँ और मुनासिब अल्फाज में मजमून का इख्तिताम करें। इस तरह इन नकात पर अमल करके आप एक बेहतरीन मजमून लिखने की सलाहियत के हामिल हो जाएंगे। और इन अहम नकात को आपने ज़हन नशीन करना है, इनको अच्छे तरीके से याद करना है और बार बार इनको दोहराना है। और मजमून लिखते वक्त हमेशा इन बातों को आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एक मजमून की तरफ, जो कि एक मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ इसके अहम नकात समझाऊंगी और बताऊंगी, ताकि आपके जहन में ये तस्वीर वाज़ेह हो जाए कि जब आपने किसी उन्वान पर मजमून लिखना है, जब आपको एक उन्वान दिया गया है तो आप उसके बारे में किस तरह लिखेंगे, उसकी तमहीद क्या होगी, उसका नफ्से मजमून क्या होगा और उसका इख्तितामिया क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने एक उन्वान का इंतखाब किया है जो कि एक आम सा मजमून है, जिसका नाम है जंगलात के फ़ायदे। जंगलात के फ़ायदे यानी बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। जंगलात के बारे में आप सबको पता होगा कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कि कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा दरख्त, झाड़ियाँ और बहुत ज़्यादा सब्ज़ा होता है, तो उसको कहते हैं जंगल। तो आज का जो हमारा उन्वान है वो है जंगलात के फ़ायदे। तो फ़र्ज़ करें कि आपको ये मजमून लिखने के लिए दिया गया है इम्तिहान में या किसी टेस्ट में कि आपने जंगलात के फ़ायदे मजमून लिखना है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। तो इसको देखिए, पहली तस्वीर को अहम नकात, सबसे पहले मैंने इसकी एक शह सुर्खी बनाई है अहम नकात और तमहीद। तमहीद में मैं क्या बताऊंगी, मैं सबसे पहले बताऊंगी कि जंगलात क्या होते हैं और ये हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने पॉइंट लिखा है, जैसे मैंने ये पॉइंट्स 2 और 2 की शक्ल में इकट्ठे लिखे हैं, आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है कुदरती तोहफ़ा, यानी कि जंगलात जो हैं वो इंसानों के लिए कुदरत की तरफ से एक बहुत हसीन और ख़ूबसूरत तोहफ़ा हैं और ये अल्लाह की कुदरत है कि उसने ज़मीन पर हर तरफ रंग बरंगे सब्ज़ और ख़ूबसूरत दरख्त उगाए हैं। और ये जो जंगलात हैं और ये जो पौधे और ये जो दरख्त हैं, ये ज़मीन की खूबसूरती में बेपनाह इजाफ़ा करते हैं। इन्हीं की वजह से ज़मीन पर हर तरफ हरियाली है, हर तरफ खूबसूरती है और इनको देखकर आँखों को ठंडक मिलती है और एक ताज़गी का एहसास होता है। ये हो गई एक तमहीद, यानी मैंने अपने मजमून का
अपने उन्वान का एक तारुफ पेश कर दिया है कि मैं किसके बारे में बात करने लगी हूँ, यानी कि अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत के बारे में बात करने लगी हूँ जो कि दरख्त हैं। ज़ाहिरी सी बात है कि जंगलात जो हैं वो दरख्तों से मिलकर ही बनते हैं। और इसमें आप अपनी तरफ से कुछ लाइनें और ऐड कर सकते हैं जो भी आपको समझ आती है दरख्तों के हवाले से, कि दरख्त कैसे ज़मीन को खूबसूरत बनाते हैं, दरख्त जो हैं वो किस मिकदार में ज़मीन पर पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पर दुनिया में जंगलात पाए जाते हैं। आप कुछ जंगलात के नाम भी इसमें मेंशन कर सकते हैं कि इस जगह पर जंगलात पाए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में छांगा मांगा का जंगल जो है, जो कि इंसानी हाथों से बनाया हुआ एक बेहतरीन जंगल है और वो एक अजूबे की हैसियत रखता है कि इतना बड़ा जंगल इंसानों ने खुद अपने हाथों से लगाया है। तो इसी तरह आप इंटरनेट पर सर्च करके कुछ बड़े बड़े दुनिया के जंगलात के नाम लिखकर अपने पास रख सकते हैं और उन जंगलात के नामों को आप अपनी तमहीद में शामिल कर सकते हैं। यानी कुदरती तोहफ़ा, अल्लाह की कुदरत, ज़मीन की खूबसूरती और हरियाली, ये तमाम बातें आप उसके तारुफ में लिखेंगे, उसकी तमहीद में लिखेंगे और इसमें आप खुद से भी तलाश करके कोई अहम निकात शामिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको तमहीद की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मज़मून के उन्वान के असल हिस्से की जानिब की, वो है नफ्से मज़मून, यानी मज़मून का दरमियानी हिस्सा, अहम मालूमाती हिस्सा। तो अब मैं जंगलात के बाद बात करूंगी दरख्तों के फ़ायदे। यानी ज़ाहिरी सी बात है कि जंगलात में दरख्त ही होते हैं तो दरख्तों से ही हमें फ़ायदे मिलते हैं और इसमें मैंने कुछ अहम निकात लिखे हैं। आप इन निकात के अलावा भी कुछ अपने से उसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें जो सबसे अहम फ़ायदा है वो है ऑक्सीजन का। आपको पता है कि इंसानों और हर जानवरों को और हर जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इंसान तो ऑक्सीजन के बगैर एक पल भी ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन फराहम करने का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया जो हैं वो जंगलात हैं और दरख्त हैं। उसके बाद बात आती है जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़। जंगली हयात से मुराद है यानी जंगल में रहने वाले हर तरह के जानवर, जिनमें के परिंदे, जानवर, छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज़, हर तरह के जंगली हयात शामिल है। तो जो जंगलात होते हैं वो इन जंगली जानवरों और परिंदों का घर होते हैं। तो अगर आप सोचें कि आपके पास आपका घर ही ना रहे तो आप कहाँ रहेंगे? कौन आपकी हिफाजत करेगा? आपको सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव से कौन बचाएगा? तो इसी तरह जंगल जो हैं ये इन जंगली जानवरों का घर होते हैं। तो जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इन परिंदों और ख़ूबसूरत जानवरों को बचाने के लिए जंगलात बहुत ज़रूरी हैं और ये जंगल ही इन परिंदों की पनाह गाह हैं और यहाँ पर ही इनकी नस्लें बढ़ती हैं और ये आगे अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं और ये इन जानवरों का एक घर होता है। इसके अलावा जंगलात जो हैं वो जड़ी बूटियाँ फराहम करने का एक बहुत अहम ज़रिया है। जड़ी बूटियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ अद्वियात, मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जब जंगलात में हज़ारों इकसाम के दरख्त उगते हैं, उन दरख्तों के साए में रंग बरंगी किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ भी अल्लाह की कुदरत से उग आती हैं। तो इन जड़ी बूटियों को इंसान सदियों से अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल करता आ रहा है और आज भी जड़ी बूटियों के तरीक़ा इलाज को बहुत शोहरत हासिल है। अब भी इंसान जड़ी बूटियों से अद्वियात बनाते हैं। दरख्तों की छाल से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, दरख्तों की टहनियाँ, दरख्तों के पत्ते, हर चीज़ जो है वो किसी न किसी काम के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर जंगलात ही ना रहेंगे, अगर जंगलात ही ख़त्म हो जाएंगे तो हम ये फ़वाइद कहाँ से हासिल करेंगे? दूसरी बात आ जाती है फर्नीचर के लिए लकड़ी की। अब आपने देखा होगा कि आपके घर में मौजूद अक्सर चीज़ें जो हैं वो लकड़ी की बनती हैं। तो ये लकड़ी कहाँ से आती है? ये लकड़ी इन जंगलात से ही हासिल होती है। तो अगर हमारे पास जंगलात ही ना रहे, दरख्त ही ना रहे तो हम ये लकड़ी कहाँ से लेंगे? तो फिर ये खूबसूरत फर्नीचर, ये खूबसूरत मेज़, कुर्सी, हर चीज़ जो है ये इंसानों को बनाने में फिर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जंगलात के बहुत से फ़ायदे हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अगली, बारिश का सबब। आपको पता है कि जंगलात जो हैं वो बारिश का सबब भी होते हैं। जहाँ पर सब्ज़ा ज़्यादा होता है, हरियाली ज़्यादा होती है, ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं, तो वहाँ पर
बादल ज़्यादा आते हैं और बारिश बरसाने का सबब बनते हैं। और इसके साथ साथ ही आपको पता है कि एक तरफ तो जंगलात की वजह से बारिश होती है, तो दूसरा अगर कहीं पे सैलाब आ जाता है तो दरख्त जो हैं वो ज़मीन की मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखते हैं, ज़मीन के कटाव को रोकते हैं, यानी कि ज़मीन जो है वो तबाह होने से बच जाती है। तो अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा सैलाब आ रहा है तो वहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं, छोटे पौधे उगे हुए हैं, तो वो ज़मीन जो है वो सैलाब के पानी से ख़राब होने से बच जाती है। तो आप सोचें कि ये जंगलात का और दरख्तों का कितना बड़ा फ़ायदा है कि एक तो वो हमें बारिश भी फराहम करते हैं, तो दूसरी तरफ अगर खुदा न खास्ता सैलाब का सामना होता है तो उस सैलाब से भी हमें बचाव देते हैं। इसी तरह जंगलात के ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर, जंगलात के मजबूत दरख्तों की शाखों पर खूबसूरत परिंदे अपने घोंसले बनाकर रहते हैं और उनका घर ही जो है वो जंगल है। तो इसलिए जंगलात के तो हमारी ज़िंदगी में बेशुमार फ़ायदे हैं। अब ये कुछ तस्वीरों की मदद से मैं इसकी वजाहत करूँगी। सबसे पहले आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये एक जंगल है और इसके दरमियान पानी की नदी बह रही है और बहुत खूबसूरत और पुरसकून माहौल है, तो आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ा खूबसूरत सरसब्ज हरा भरा माहौल है और परिंदे जो हैं दरख्तों पर बैठे हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं कि खूबसूरत हिरन जो हैं वो भी जंगल में भाग रहे हैं। तो अब आप सोचें कि अगर ये खूबसूरत रंग बिरंगे हरे भरे जंगलात ना रहें तो ये खूबसूरत जानवर कहाँ जाएंगे। तो इन जानवरों की बका के लिए, इन जानवरों की हिफाजत के लिए जंगलात बहुत ज़रूरी हैं। अब ये इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक कमरा है और इस कमरे के अंदर बहुत खूबसूरत फर्नीचर पड़ा हुआ है, जिसमें कि एक बेड है, अलमारी है, साइड टेबल है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत खूबसूरत लकड़ी से बनी हुई हैं। तो ये लकड़ी जो है ये खुदा की इस अजीम नेमत से ही बनी है जो कि दरख्त हैं। और आपको पता है कि दरख्तों की लकड़ी जो है वो बहुत मजबूत और पायदार होती है और इससे बनी हुई चीज़ें जो हैं वो साल हा साल ख़राब नहीं होती। तो दरख्त जो हैं वो लकड़ी फ्राहम करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और अपने जंगलात की हिफाजत करनी चाहिए ताकि हम अपने माहौल को भी बचा सकें और आलूदगी भी कम कर सकें। अब आप ये इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये कुछ जड़ी बूटियों की तस्वीरें हैं जिनसे आपको ये जहन नशीन करने में मदद मिलेगी कि अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त होंगे तो हम उनसे किस्म किस्म की अनवाओ इकसाम की जड़ी बूटियाँ हासिल कर सकेंगे जिनसे मुख्तलिफ़ अद्वियात बनती हैं जो कि इंसानों की बीमारियाँ दूर करने में मदद देती हैं। और इसके नीचे ये ऑक्सीजन की तस्वीर बनी हुई है कि जंगलात जो हैं वो एक साफ़ सुथरी आबो हवा और साफ़ सुथरी ऑक्सीजन की फराहमी का एक बेहतरीन ज़रिया है। आप ये देख रहे हैं कि ये एक रोशन चमकदार दिन की तस्वीर है जिसमें कि सूरज की शुआएं भी नज़र आ रही हैं और हल्के हल्के बादल भी आसमान को छू रहे हैं, और जिससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर हमारे माहौल में दरख्त होंगे तो हमारा माहौल बहुत साफ़ सुथरा, खूबसूरत और शफाफ रहेगा। और दरख्तों की वजह से ही हमारी हवा भी जो है वो साफ़ सुथरी रहती है। और दरख्त जो हैं वो जहरीली गैसों को भी अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हम इंसान सांस लेते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये ऐसी अजीम नेमत अता की है। अच्छा जी, अब ये हो गया आपका नफ्स मज़मून, जिसमें कि आपने इन तस्वीरों की मदद से, इन पॉइंट्स की मदद से जितनी बातें आप लिख सकते हैं, जितने पैराग्राफ आप 2 या 3 जितने पैराग्राफ आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। तो उसके बाद आपने अब आहिस्ता आहिस्ता आना है इख्तिताम की तरफ, ठीक है। तो अब आपने इसकी अपने मजमून की एंडिंग करनी है, इख्तिताम करना है। तो अब आपने बात करनी है कि अगर जंगलात कायम रहेंगे तो ये दुनिया कायम रहेगी, ये दुनिया साफ़ सुथरी रहेगी। जिसमें आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये खूबसूरत दुनिया की तस्वीर है जिसमें बहुत से दरख्त उगे हुए हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, साफ़ सुथरा आसमान नज़र आ रहा है। तो ये सारी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए, ये सारी खूबसूरती और शफाफियत कायम रखने के लिए जंगलात को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जंगलात ना रहें तो आप इस दुनिया को बचाना फिर नामुमकिन हो जाएगा। और आप अपने मज़मून में कुछ स्लोगन भी लगा सकते हैं, जैसे कि दरख्त लगाएं पाकिस्तान बचाएं, दरख्त लगाएं दुनिया बचाएं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि 2 बच्चे हैं और उन्होंने एक पौधा लगाया है और वो उसको
پانی دے رہے ہیں. تو آپ کچھ اس طرح کی چیزیں بنا کر بھی اپنے مضمون میں لگا سکتے ہیں، اور آپ اپنے کسی خوبصورت سے درخت کی تصویر بھی بنا کے اپنے مضمون میں لگا سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی اور اس عنوان کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ لوگ اپنی کاپیوں پر یا اپنے کسی بھی پیج پر اس مضمون کو لکھیے اچھے طریقے سے، اور ان تمام اہم نکات کو اپنے سامنے ضرور رکھیے گا. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کتنا اچھا مضمون لکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں. شکریہ. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.